हेलो फ्रेंड्स, आज एक सवाल। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर में कोई एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपको ना तो किसी तरह का कोई दर्द हो रहा है, ना कोई वार्निंग साइन आ रहे हैं, लेकिन वो बीमारी से आपकी फर्टिलिटी धीरे धीरे अफेक्ट होती जा रही है, तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या आप उसको इग्नोर करेंगे? दोस्तों, ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो डेली बेसिस पे ओपीडी पे आते हैं, जो इनफर्टिलिटी की शिकायत लेके आते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक पेशेंट था, 28 साल का लड़का। उसने मुझे हिस्ट्री दी कि मुझे 5 साल पहले पता पड़ गया था कि मुझे वेरिकोसील है, पर मुझे किसी तरह का कोई दर्द नहीं था, कोई लटकन नहीं थी, कोई भी दिक्कत नहीं थी, तो मैंने उसको अवॉइड किया, मैंने उसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और आज जब मेरी शादी हो चुकी है और मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो स्पर्म टेस्ट कराने पर मैंने देखा कि मेरे 2 मिलियन स्पर्म है, मोटिलिटी 8% है, और डीएनए तो इतना ख़राब हो चुका है कि मेरे को डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि मैं कभी फादर नहीं बन सकता। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि जिन पेशेंट्स को वेरिकोसील है, पता पड़ गया है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, तो उनको ऐसी कौन कौन सी 5 गलतियाँ हैं जो उनको डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनकी फर्टिलिटी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर दीपक अग्रवाल, मैं जयपुर से हूँ। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ। वेरिकोसील के काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी के पेशेंट्स मैं कर चुका हूँ, और बिलीव मी, हर पेशेंट का अपना एक नया एक्सपीरियंस है। हर पेशेंट अपना एक डिफरेंट पैथोलॉजी, डिफरेंट डिजीज, डिफरेंट टाइप की वेरिकोसील लेके आता है। बहुत चैलेंजिंग काम होता है। दोस्तों, वेरिकोसील्स जो अफेक्ट बॉडी को नहीं करता, उससे ज़्यादा उसकी जो इग्नोरेंस है, वो मैं उसको ज़्यादा डेंजरस मानता हूँ, क्योंकि पब्लिक वेरिकोसील को लेके, किसी भी वीनस डिजीज को लेके इग्नोरेंस ज़्यादा है। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने पे आपको केवल ये हेल्प मिलती है कि कोई भी नया जो वीडियो आता है उसके बारे में आपको अलार्म मिल जाता है, जिससे आप उसको देख सकते हैं, और आपको होता है कि किसी न किसी लेवल पे आपकी वो मदद कर जाए। तो दोस्तों, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, पहली गलती है टेस्टिस को गर्मी देना। दोस्तों, आपको पता है टेस्टिस बॉडी से बाहर क्यों है? क्योंकि स्पर्म प्रोटेक्शन के लिए अपनी टेस्टिस को कम से कम 2 से 3 डिग्री रेस्ट ऑफ द बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ये 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए अपनी टेस्टिस ईश्वर ने, गॉड ने, नेचर ने अपन को बाहर दी है। तो दोस्तों, अब जब अपनी वेरिकोसील है तो ब्लड होता है, ब्लड गर्म होता है, तो जब ब्लड नीचे रुक रहा है तो टेस्टिस का टेम्परेचर डिरेंज हो जाता है, और टेस्टिस का टेम्परेचर डिरेंज होने की वजह से वो अपना अल्टीमेटली वो टेम्परेचर जो स्पर्म प्रोडक्शन के लिए चाहिए, वो तो वैसे भी डिरेंज हो ही गया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कोशिकाओं को, सेल्स को डैमेज कर ही देना है ना। एक दिन में तो नहीं करना, लेकिन अपन उसके डैमेज को बढ़ा कैसे रहे हैं? अपन जैसे कई लोग क्या करते हैं कि अपने गोदी में लैपटॉप लेके बैठ जाते हैं, या फिर हॉट शावर लेते हैं, सोना बाथ लेते हैं, टाइट अंडरवियर पहनते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि एक हीटर तो पहले से ही अपनी बॉडी के अंदर, अपनी टेस्टिंग में चल रहा है, जो अपने वेरिकोसील की वजह से अपने हीटर तो चालू है, और उसके ऊपर अपन ने क्या किया, एक गर्म ब्लैंकेट, कंबल और डाल दिया। तो अपन ने सोने पे सुहागा कर दिया कि भाई जो चीज़ पहले ही ख़राब हो रही थी उसको अपन ने और ख़राबी की तरफ धकेल दिया। तो दोस्तों, मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि इसमें गोल्डन रूल ये है कि आप बहुत टाइट अंडरवियर मत पहनिए। अगर आपको वेरिकोसील है, आप कॉटन फैब्रिक की एक रिलेटिवली ठीक ठाक टाइट, ठीक ठाक लूज अंडरवियर पहनिए। गर्म वाटर, गर्म पानी का जो अपन करते हैं, इसकी बहुत गर्म पानी का बात ले रहे हैं, वो ट्राई टू अवॉइड, कि गर्म पानी का बात अपन को ज़्यादा नहीं लेना है। लैपटॉप को अपनी गोदी में रख के काम नहीं करना। ये 3 गोल्डन रूल है। तो दोस्तों, कुल मिला के इस पॉइंट का मतलब ये है कि आपकी टेस्टिस का टेम्परेचर वेरिकोसील की वजह से वैसे ही बिगड़ चुका है, हीटर वैसे ही चालू हो चुका है। उसके ऊपर कुछ भी ऐसा काम नहीं करिए जिससे कि उसकी गर्माहट बढ़े, और वो कल स्पर्म बिगड़ने हैं तो वो आज ही बिगड़ना चालू हो जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो यह है पॉइंट 1 की टेस्टिस की गर्मी को बढ़ाना नहीं है। दूसरी गलती है कि जिम में हीरो बनने की कोशिश। दोस्तों, आप में से मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो जिम जाते हैं। तो दोस्तों, जिम में होता क्या है, जो अपन स्क्वाट्स करते हैं, अपन डेडलिफ्ट करते हैं, हेवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उन लोगों को प्रॉब्लम्स है जिनको पहले से वेरिकोसील है, और वो ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं बिना किसी सपोर्टर्स के कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जब अपन वेरिकोसील तो पहले ही है, और जैसे अपन ये सब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं और डेडली लिफ्ट करते हैं, तो इसमें अपन सांस रोक के काम करते हैं, तो एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है। एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से उस वेन्स पे प्रेशर बढ़ता है, उस पर स्ट्रेचिंग बढ़ती है, ब्लड की पूलिंग रुकती है, ब्लड ज़्यादा रुकता है, ज़्यादा गर्माहट बढ़ती है, और अंदर ज़्यादा डैमेज होता है। तो जो डैमेज, वही बात है कि जो डैमेज कल परसों पल्ले रोज होना था, वो आज ही हो रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करनी है, आपको बहुत डेडली जो स्क्वाट्स करते हैं वो अवॉइड करना है। आप इसकी बजाय लाइट योगा करिए, स्विमिंग करिए, लाइट साइकिलिंग करिए, और आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं।
बट आपको बहुत हैवी वेट लिफ्ट नहीं करना है, और अगर कर भी रहे तो थोड़ा सांस रोक के नहीं करना है, नहीं तो उससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। दोस्तों तीसरी कॉमन गलती है स्मोकिंग का या अल्कोहल का सेवन करना। दोस्तों एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि अगर आपके घर में आग लगी है तो आप उसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे या उसको बुझाएंगे? तो दोस्तों ठीक वही काम अपन कर रहे हैं कि अगर अपन सपोज अपन स्मोकिंग कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, जैसे आपको पहले ही वेरिकोसील है तो आपकी टेस्टिस की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वैसे ही बढ़ चुकी है। अब आपने स्मोकिंग और कर ली तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और बढ़ा देगी, वो स्पर्म प्रोडक्शन को कम कर देगी और डीएनए को खराब कर देगी, तो इससे आपकी फर्टिलिटी इफेक्ट होगी। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल से टेस्टोस्टेरोन का लेवल अफेक्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अफेक्ट होता है तो स्पर्म प्रोडक्शन का लेवल अफेक्ट होता है, टेस्टिस का साइज अफेक्ट होता है, फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। तो दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम खाली वीकेंड पे पीते हैं। तो दोस्तों क्या स्पर्म की वीकेंड पे छुट्टी होती है? मैं आपसे पूछता हूँ, स्पर्म की भी कोई वीकेंड पे छुट्टी थोड़ी होती है। तो मेरा तो इसमें यही है कि जो लोग ये मान रहे हैं कि आपके शरीर में आग चल रही है और आप उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहे हैं, ये इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली बोलता हूँ कि आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों चौथी कॉमन गलती है एक जगह लंबे टाइम तक बैठना या एक टाइम लंबे टाइम तक खड़े होना। दोस्तों ये कॉमन उन लोगों में है जो ट्रक और जो ड्राइवर्स है, सर्जन्स है, डेंटिस्ट है, ये काफ़ी स्टैंडिंग की या आईटी प्रोफेशनल्स है जिनकी बैठने की जॉब है। तो दोस्तों इन लोगों में क्या होता है कि जैसे अपन ने, आप मानिए कि टेस्टिस बिल्कुल हैंग कर रहे हैं, अब आप जो ये सारा काम कर रहे हैं इसकी आपकी पुलिंग ऑफ द ब्लड बढ़ रही है, यानी कि आपकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपका ब्लड तो पहले से वेरिकोसील में नीचे रुका पड़ा है, आपने ये सब लंबे टाइम तक 3, 4, 5 घंटे की सिटिंग करके इस चीज़ को और बढ़ा दिया। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि वो पुलिंग ऑफ ब्लड बढ़ेगा, पुलिंग ऑफ ब्लड बढ़ेगा तो आपका डेफिनेटली जो डैमेज लेट होना है वो जल्दी होगा। तो करे क्या? करना यह है, इसका गोल्डन रूल ये है कि आपको बहुत लंबे टाइम 3, 4, 5 घंटे एक साथ नहीं बैठना है। एवरी 45 मिनट में 45 मिनट्स में आपको 2 मिनट के लिए तो कम से कम खड़े होना है, खड़े होकर एक वॉक करनी है और हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है और वापस से काम पे जाकर रिज्यूम करना है। पांचवी सबसे बड़ी गलती है दोस्तों इग्नोरेंस। ये सबसे बड़ी गलती है कि आपको पता तो पड़ गया आपको वेरिकोसील है, आपने चलो एक बार डॉक्टर के पास भी चले गए, अब आपने उसको देखा कि मेरे को दर्द नहीं है, मुझे हैवीनेस नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैं क्यों करूँ? ऐसे मैक्सिमम पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं दर्द नहीं है सर, हमें तो दर्द था ही नहीं। काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको पता अंदर चलता रहता है, लेकिन शाइनेस कि घर में किसको बताए, पापा को बताए, मम्मी को बताए, भाई को बताए, तो वो अवॉइडेंस चलती रहती है। तो दोस्तों मैं ये गारंटी से बोल रहा हूँ कि इसको अवॉइड मत करिए, इग्नोर मत करिए। आपको अगर वेरिकोसील है तो मेरा बहुत क्लियर कंसेप्ट है, इफ यू आर यंग मेल, यंग लोग, आप यंग हो, अगर आपको हाई ग्रेड वेरिकोसील है तो आपको उसको ठीक कराना चाहिए। आपको लो ग्रेड वेरिकोसील है तो आपको टाइमली अपना चेकअप्स कराना चाहिए डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 5 साल पहले ग्रेड 1 वेरिकोसील थी, जैसे कि जो मैंने 28 साल के लड़के की बात की, 5 साल पहले उसको अर्ली ग्रेड वेरिकोसील थी, लेकिन अब उसको हाई ग्रेड वेरिकोसील है, टेस्टिस का साइज भी छोटा हो गया है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो गया है, और स्पर्म के बारे में तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो दोस्तों इग्नोरेंस ये पांचवी सबसे बड़ी गलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आप समझने की कोशिश करिए, अगर मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको हाई ग्रेड या एवरेज ग्रेड की वेरिकोसील थी, पर वो सर्जरी के डर से उन्होंने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया कि हमें नीचे अंडकोश के पास चीरा लगेगा, टाकापीटी होगी और हमें दिक्कत होगी। लोगों ने बहुत डिफरेंट तरह की बातें की। तो दोस्तों उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो मैं आपको काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। किसी तरह की भी कोई चीराफाड़ी नहीं होती है, कोई टाकापीटी नहीं होती है। मैं यहाँ पे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप जो लोग अपनी चीज़ों को, मेरे पास कई पेशेंट्स के फ़ोन आते हैं कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारी ये स्थिति है। मैं उनको बोलता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, पर कराना एम्बुलेशन चाहते हैं, पर मैंने बोला कोई बात नहीं, तो भाई बिल्कुल तुम्हारी ऐसी स्थिति है कि तुम्हारे खाने के वांदे हैं, तो मैं तुम्हें ये थोड़ी बोलूँगा कि तुम आके एम्बुलेशन कराओ या कहीं और एम्बुलेशन कराओ। मैं तुम्हें बोलता हूँ कि सर्जरी करा लो, पर ट्रीटमेंट तो जरूरी है, ट्रीटमेंट थोड़ी छोड़ सकते हो। ठीक है इसमें 2% रिकरेंस के चांस है, 2% फेलियर के चांस है एम्बुलेशन, उसमें 20% है सर्जरी में, पर कोई बात नहीं ना, अपन 20 की तरफ चले जाएंगे, लेकिन कराओ तो सही, ट्रीटमेंट तो कराओ। तो दोस्तों मेरा केवल एक कंसर्न है कि आपको इसका इग्नोरेंस नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि बिलीव मी काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जिनकी फर्टिलिटी बुरी तरह से अफेक्ट हो रखी होती है और जो बुरी तरह से परेशान होते हैं। तो मैं आपको अल्टीमेटली ये करूँगा कि वेरिकोसील पे मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, इनके योगा एक्सरसाइज पे भी बना चुका हूँ जिनको अर्ली ग्रेड है, इसके लिए बाकी जो इसके लाइव केस एम्बुलेशंस के बारे में बता चुका हूँ, क्या क्या गलतियाँ लोग कॉमन करते हैं उनके बारे में बता चुका हूँ, कैसे क्या खाना है उसके बारे में बता चुका हूँ। तो दोस्तों इन सबको जाके देखिए, समझिए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। धन्यवाद, जय हिंद।